नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पर। आज हम दिनांक 9 तारीख का पेपर यहाँ पर हल करेंगे और आज हम देखेंगे कि इस पेपर के अंदर क्या कुछ नई खास बातें हैं जो आने वाले पेपर के अंदर हमारे लिए लाभदायक होगी। चलिए आते हैं हमारे पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है यहाँ पर रूट 8, वो ब्रैकेट में बंद है और उसके बाहर जो लिखा हुआ है वो 1/2 लिखा हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि ये जो रूट होता है इसका संख्यात्मक मान यदि हम लिखें तो घात के रूप में 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, आप समझना इस बात को। तो इस रूट को जब मैं यहाँ से हटाता हूँ तो मैं यहाँ 8 के ऊपर घात 1/2 लिख सकता हूँ। क्योंकि मेरा कोष्ठक अभी मौजूद है तो मैं यहाँ पर जो बाहर वाली घात है 1/2 वो भी लिखूंगा। और जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे सूत्र याद आया, a की घात m की संपूर्ण घात n। और ये जब ब्रैकेट खुलेगा, कोष्ठक खुलेगा, तो यहाँ पर दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर भी हम यही काम करते हैं। 8 की घात 1/2 और बाहर वाली घात जो है वो भी गुणा हो जाती है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 8 की घात 1/4 हो जाएगा। यदि हम चाहें तो इसे आगे और हल कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो डी ऑप्शन है उसके अंदर हमारा उत्तर नजर आ रहा है। तो पहला जो आपका सवाल है उसका जो आंसर होगा वो डी राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बेहद आसान है, वर्गमूल का सवाल है। 64 लिखा हुआ है और 64 के बटे में 0.04 लिखा हुआ है और उन दोनों के ऊपर एक समान रूट लगा हुआ है। 64 यहाँ पर कोई बदलाव नहीं कर सकते। 64 को हम अभी 64 लिख देते हैं। कर तो सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे। पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है आपका 0.04, यानी पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ इसका, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, तो ऊपर यहाँ पर आपका 100 चला जाएगा। कोई डाउट नहीं है। इसको भी हम यहाँ पर रूट में लिख सकते हैं। अब अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर काटूं और आप कहें तो मैं डायरेक्ट कर दूं। तो 4 से 100 को हम काट ही देते हैं। यहाँ पर 25 बार कट गया। 64 का रूट करेंगे तो आएगा 8 और 25 का रूट करेंगे तो आएगा 5 और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा दोस्तों 40। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट होने वाला है। क्लियर? कोई दिक्कत? अगला सवाल सिंपल सा सवाल है। आप कहें तो इसे बिल्कुल यहीं पर ही हल कर देते हैं, लिखा हुआ ही है। तो 343 किसका घन होता है? तो आप कहेंगे कि ये 7 का होता है। क्लियर? यानी इसकी जगह मैं यहाँ पर 7 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि प्लस लिखा हुआ है तो 1 और 7 जुड़ के हो गया आपका 8। और 8 का जो 8 किसका घन होता है? तो आप कहेंगे कि 2 का होता है। क्लियर? तो डी आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। एक फल विक्रेता किसी फल को बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह फल को 3 रुपये अधिक में बेचता तो 50% का लाभ हो जाता। फल का क्रय मूल्य क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर हम कहें कि उस फल की जो भी कीमत है वो अपने आप का कितना परसेंट है? 100%। यदि 20% लाभ पर बेचे तो वो हो जाता 120%। यदि 50% पर बेचे तो वो हो जाता आपका 150%। क्लियर? यहाँ पर 20% की बजाय जब 50% पर बेचेंगे तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है। ये सवाल कह रहा है हमको, लेकिन हम कह रहे हैं कि 20% की बजाय यदि 50% पर बेचें तो हमें यहाँ पर 30% का लाभ हो रहा है। क्लियर? यानी कहीं ना कहीं हमारा 30% जो है वो हमारा 3 रुपये के बराबर है। क्लियर हो रहा है? अब परसेंटेज की वैल्यू हमेशा, परसेंटेज का मान हमेशा कहाँ रखा जाता है? नीचे। 3 से आपका 30 गया 10 बार और ये गया आपका यहाँ पर फिर से 10 बार। यानी जो आपका फल है उसकी जो क्रय मूल्य है, उसकी कीमत जो है, क्रय मूल्य जो है वो है आपकी 10 रुपये। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। ये टेस्ट पेपर चल रहा है इसलिए ज़्यादा इसमें बातचीत नहीं है, सीधा टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट आपका सॉल्यूशन हो रहा है। लंबे यदि वीडियो हैं या दूसरे जो भी वीडियो देखने हैं उसके लिए हमारे जो टॉपिक्स के वीडियो हैं उस पर आप जाके देखिएगा। आपको सारी चीज़ें वहाँ पर और भी बेहतर रूप से समझ में आएगी। 50 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है? इसका भी सूत्र मैंने लिखाया हुआ है। पहली
विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटे में 2। क्लियर है? 50 से लेकर 100 तक की यदि हम बात करते हैं तो पहली विषम संख्या कौन सी आती है? 51। और उस 100 तक की यदि बात करते हैं तो अंतिम यहाँ पर कौन सी आ रही है आपकी? 99। बटे में हो गया आपका 2। 99 और 1 हो गया 100 और ये हो गया आपका 150। 150 बटे में 2 और यहाँ पर जो राइट आंसर आपका आएगा वो आएगा 75। जिन भी दोस्तों ने मित्रों ने ये कर लिया था वो एक बार अपने आंसर को वापस से चेक कर ले। अगला सवाल, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात जो है वो 2:5 है। क्लियर है? इनका घनानुपात क्या होगा? यानी घनानुपात का पूरा मैं संधि विच्छेद कर देता हूं, घन का अनुपात। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर जो भी आपको अनुपात दिए हुए हैं आप उनका घन कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 का भी घन कर दो, और यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 का भी आप घन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 और 3, 2 की घात 3 8 और 5 की घात 3 जो होगी वो होगी आपकी 125। आंसर आ जाएगा 8:125। क्वेश्चन में लिखे हुए इस शब्द से, इस वर्ड से आपको घबराना नहीं है। अगला, ए बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, ये ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और इनकी औसत आयु यदि 30 है यानी इनकी जो कुल आयु है वो आपकी 90 वर्ष है। कोई डाउट नहीं है? इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6:7 है। योग इनका 90 आ ही गया है आपके पास में। सी की आयु ज्ञात करनी है आपको, करना कुछ नहीं है। 5 और 6 आपका 11, 11 और 7 आपका हो गया 18, 18 बराबर आपका 90, यानी 1 बराबर हो गया आपका 90 बटे में 18, यानी हो गया आपका 5। और 5 का जब आप इस 7 से गुणा करोगे यहाँ पर तो आंसर आएगा आपका 35। क्लियर? तो सी की आयु जो है, सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 60 रुपये प्रति किलो वाली चाय और 88 रुपये प्रति किलो वाली चाय किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 68 रुपये प्रति किलो हो जाए? ठीक है, एक बार आपने यहाँ पर चाय लेनी है 60 रुपये पर केजी, एक बार आपने यहाँ पर चाय लेनी है 88 रुपये पर केजी, और दोनों को मिलाना है। दोनों का यदि आप मिश्रण यहाँ पर करेंगे तो मिश्रण में जो भाव आना चाहिए वो 68 का आना चाहिए, और पूछा है कि किस अनुपात में मिलाएं। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप इसी लाइन को यहाँ से और यहाँ से आगे ले जाओ। क्लियर हो गया? 88 और 68 का जो अंतर है वो कितना है? यहाँ पर 20 है, और 60 और 68 का जो अंतर है वो कितना है? यहाँ पर 8 है, यानी 20 और 8 आपका यहाँ पर आ गया। और इनको अनुपात में यदि कटता है तो काट दीजिए, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, यानी आपको जो अनुपात मिलाना है वो 5:2 का मिलाना है, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, एक बार वापस से और देखना इसको। एक नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, यह नल 1 घंटे में टंकी का कितना भाग खाली करेगा? यदि हम बात कहें तो पूरी टंकी जो खाली होती है वो 8 घंटे में होती है, कोई भी एक टंकी है, और उसका 1 घंटे में यानी 1/8। सिंपल सा, यानी 1/8। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। दो संख्याओं का अनुपात, यानी कोई भी दो संख्याएं मान ली ए और बी, इनका जो अनुपात है वो 3:4 है। उनका जो अंतर है वो, उनका अंतर यहाँ पर 2 है। क्लियर? तो जब अंतर की बात आती है तो हम भी क्या करते हैं? अंतर, तो 3 और 4 का अंतर 1, 1 बराबर कितना है? 2, यानी उनका गुणा पूछा है तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, और इस 2 का इस 4 से गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 8, यानी एक संख्या 6, एक संख्या आपकी 8 है, इनका गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 48, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया हुआ है
कि जब विकर्ण दिया हुआ हो, विकर्ण आपको दिया हुआ हो और बाय द वे या कभी आपसे परिमाप पूछा, हालांकि सवाल में यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो आप क्या करेंगे, तो आपका जो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा जब विकर्ण ज्ञात होंगे, तो वो सूत्र आपको मैंने बताया हुआ है, वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 20 गुणे में 20 बटे में 2 से आपका ये कट गया 10 बार और यहाँ पर आया आपका क्षेत्रफल 200। क्लियर है। यदि मैं बात करूँ क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र वैसे होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर परिमाप चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 4 इंटू भुजा चाहिए ही चाहिए, भुजा चाहिए। अब भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल बराबर मेरे पास में 200 आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पर रूट चढ़ गया और रूट चढ़ते ही हो गया रूट 200, यानी मेरी जो भुजा है वो भुजा आ गई मेरी यहाँ पर रूट का 200। कोई डाउट नहीं है। अब कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, तो सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए। ये हो गया 100 गुणे में 2। 100 गुणे में 2 का मतलब हम लिख सकते हैं भुजा को 100 का रूट किया 10 और रूट 2, ये हमारी भुजा आ गई। अब हमें परिमाप और चाहिए, तो जैसे ही परिमाप चाहिए तो परिमाप का सूत्र वापस लगाइए, 4 इंटू भुजा 10 रूट 2, आपके पास में 4 और 10 का गुणा 40 रूट 2, ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर। एक बार वापस कर देता हूँ इस सवाल को, फिर समझ लेना। सबसे पहले विकर्ण दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में मैंने सूत्र बताया हुआ है कि जब विकर्ण दिया हुआ होता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। क्लियर। विकर्ण 20 इंटू 20 बटे में 2, मेरे पास में क्षेत्रफल आ गया 200, यानी कहीं ना कहीं क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर, वो मैंने 200 लिख दिया। यहाँ से स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ाया, तो भुजा आ गई मेरी रूट में 200। रूट का जो 200 है इसको मैंने तोड़ा तो 100 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 100 का मैंने जब रूट किया तो 10 आ गया, रूट 2 का मैंने रूट 2 लिख दिया, ये मेरे पास में मेरी भुजा आ गई। अब मुझे परिमाप निकालना है, तो परिमाप जब मैं निकालूंगा तो परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 लिख दिया, भुजा 10 रूट 2 लिख दी, 4 और 10 का गुना हो गया 40, रूट 2 का रूट 2। क्लियर। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, यानी कहीं ना कहीं इसका गुणा करना है 5 बटे में 18 से। कर देते हैं, आइए। 180 गुणे में 5 बटे में 18, 18 से ये गया आपका 10 बार और 10 का 5 से गुणा किया तो आंसर आएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। किसी संख्या के 12 गुना में से 10 घटाने पर 50 प्राप्त होता है। किसी संख्या का 12 गुना कब होगा, किसी संख्या का 12 गुना जब होगा जब मैं उसे 12 से गुना कर दूंगा। बोला है कि उसमें से यदि 10 घटाता हूं तो 50 प्राप्त होता है। अरे भैया मैं 10 नहीं घटाता तो कितना प्राप्त होगा, तो 60 प्राप्त होगा। दिखती सी बात है कि 10 घटाने पर 50 मिलता है, यदि 10 नहीं घटाऊंगा तो इसका मतलब 60 मिलता है। तो इसका मतलब हो गया कि किसी संख्या का जो 12 गुना है वो कितना है, 60 है, तो आपको x का मान ही तो निकालना है। तो ये सिंपल सा सवाल है, ये 12 आ गया यहाँ भाग में और वो जो आपकी संख्या है वो कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पर नॉट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आप करके देखना, 5 का 12 गुना जो होता है वो 60 होता है, उसमें से 10 घटाओगे तो 50 ही तो प्राप्त होगा। तो सिंपल सा सवाल था। एक बहुत अच्छा सवाल है, एक ताश की गड्डी से खींचने पर बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। बादशाह कितने होते हैं भाई ताश की गड्डी में, 4 होते हैं, लेकिन कुल पत्ते कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि पत्ते होते हैं कुल 52, उनमें से बादशाह कितने, 4। 4 का पहाड़ा 1 बार और 4 का पहाड़ा 13 बार, यानी 13 बार खींचने पर एक बार ये संभावना बन जाएगी कि वहाँ पर जो पत्ता आपके हाथ में आएगा वो बादशाह होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 बटे में 13, यानी सी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं का योग 10 है। मैं आपकी एक मिस्टेक इसमें सही करवा देता हूँ। ये यहाँ पर ऑनलाइन में जब पेपर भेजा गया था वहाँ सही था, ऑनलाइन में गलत आ रहा है ये सवाल।
दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 10 है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का सवाल आए आप सीधा ऑप्शन पे आइए और वहाँ से अपना आंसर उठाइए। क्या 2 और 8 क्रमागत है? नहीं है। 8 और 2 ये भी नहीं है। 5 और 5 वैसे विषम है। 4 और 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं और इन दोनों का जो योग है वो भी कितना हो रहा है? 10। तो आपका आंसर डी जो है ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल, x y की बहन है। x y की बहन है, y k की पुत्री है, y k की पुत्री है, k l का पति है, k l का पति है, इसका मतलब l औरत हो गई। l y का कौन है? l y की मम्मी है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका ऑटोमेटिक राइट हो गया। अगला सवाल आता है आपका a बराबर 1, बिल्कुल सही है। ये 3 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, तीनों मिलाकर हो गए 24, ये भी ठीक है। p कितने पे आता है? तो p आपका 16 पे, o कितने पे आता है? 15 पे, l कितने पे आता है? 12 पे, i कितने पे आता है? 9 पे, c कितने पे आता है? 3 पे, और e कितने पे आता है? e आ गया आपका 5 पे। क्लियर? इसको योग कर दो तो 16 और 16 32, एक गया 31, 31 और 10 41 और 2 43, 43 और 9 हो गया आपका 52, 52 और 3 हो गया आपका 55, 55 और 5 हो गया आपका 60, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, यदि पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? तो पुस्तक ले जाने के लिए तो हम बैग को प्रयोग करते हैं, लेकिन बैग को यहाँ पर क्या बोला गया है? तो बैग को यहाँ पर शब्दकोश बोला गया है। तो शब्दकोश जो है वो मेरा राइट आंसर होगा, ना कि मेरा बैग। तो बी ऑप्शन जो है वो मेरा राइट हो जाएगा। आते हैं नए सवाल पर। एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है। अगर मैं बात करूं दक्षिण दिशा, कुछ इस प्रकार से बना देते हैं दक्षिण दिशा को, और ये दक्षिण में जा रही है, बिल्कुल जा रही है। उसी वेग से हवा पूर्व से आ रही है। यदि मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से बना दूं तो ये आपका उत्तर, ये आपका पूर्व, ये आपका यहाँ पर पश्चिम। कोई डाउट? ट्रेन बिल्कुल आपकी ऐसे आ रही है, ये ट्रेन के आने का जो है मतलब दिशा हो रहा है, और हवा जो है वो पूर्व से आ रही है, यानी हवा ऐसे आ रही है, ऐसे। क्लियर हुआ? तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? यदि ट्रेन दक्षिण में आ रही है और बिल्कुल हवा नहीं चलती तो शायद धुआं उसके पीछे जाता, लेकिन जब यहाँ पे धुआं कुछ ऐसे पीछे जाएगा और यहाँ से पूर्व की हवा उसको टक्कर मारेगी तो जो धुआं है वो कुछ तिरछा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो जो धुआं अपनी रफ्तार पकड़ेगा वो पकड़ेगा उत्तर और पश्चिम के बीच में, यानी उत्तर पश्चिम में। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है। ठीक है सर, यानी ऊपर से आगे से 9वां स्थान प्राप्त करता है। क्लियर? और नीचे से उसका स्थान 38वां है, पीछे से 38वां है। कोई दिक्कत नहीं, ये एक ही लड़का है जिसका नाम है यहाँ पर गौरव। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो आगे से या ऊपर जो भी आपने यहाँ पर बोला है 9वां स्थान, यानी उसके आगे यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 8, तभी तो वो 9वां हुआ। अगर नीचे से 38वां है, इसका मतलब उसके पीछे कितने बैठे हैं? 37 बैठे हैं, तभी तो वो 38वां है। तो 37 तो उसके पीछे बैठे हैं और 8 उसके आगे बैठे हैं। 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, यानी उसके आगे और पीछे कुल 45 छात्र बैठे हैं। एक बच्चा वो खुद क्लास में है, यानी कुल बच्चे जो कक्षा में हो गए वो आपके 46 हो गए, यानी बी ऑप्शन जो है वो फिर आपका राइट होगा। आज के पेपर में बी ऑप्शन ज़्यादा राइट थे। ठीक है, इसी के साथ में आज का ये जो पेपर सॉल्यूशन है 9 तारीख का, ये समाप्त हुआ। और इसमें बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो आज हमने मतलब एक आप ये मानेंगे तो कई बच्चों के ये सवाल जो हमारे सामने आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे बच्चे सवाल भेजते हैं, उन सवालों को हमने यहाँ पर संग्रह किया है। ठीक है, आप भी यदि आपकी कोई समस्या है आप भी हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है 9251000421 पर, या हमारे ऑफिस के नंबर पर फ़ोन करके भी आप वहाँ से हमारे एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं।
एक विशेष सूचना मैं आपको और देना चाहूँगा। ये सूचना मुझे कहा गया था कि वीडियो के आरंभ में देना, लेकिन मैं आपको वीडियो के अंत में नहीं, वीडियो के मध्य में दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में साइंस शुरू होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ये जो वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी के लिए हम दिनांक 15 तारीख से 15 नवंबर से नए ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं। इन ऑफलाइन बैचेस के साथ में उन बच्चों को जो भी हमारी राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज़ बनी हुई है, जो भी हमारे मॉक टेस्ट बने हुए हैं, और उसके साथ में उनको ऑनलाइन पेपर प्रैक्टिस सेट जो भी हैं वो भी हम निःशुल्क देने जा रहे हैं। तो इसकी जो फीस है वो आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके पता कर लीजिएगा। एक ऐड भी हम यहाँ पर देंगे थोड़ी देर बाद में, उस ऐड में भी हम आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे देंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 15 नवंबर से जो है आपके लिए राजस्थान पुलिस का नया बैच जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। क्लियर दोस्तों? कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और करते हैं पेपर स्टार्ट, जिसमें साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो आपके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। पौधों में कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण, मतलब सूर्य का प्रकाश उसको मेन चाहिए होता है, और प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से, और क्लोरोफिल में अगर बात करें कौन सी धातु होती है तो मैग्नीशियम होती है, और इसकी उपस्थिति में पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कैप्टाफॉल क्या है? कैप्टाफॉल क्या है? शैवालनाशी है, फफूंदनाशी है, प्रोटीन है, या खाद्य रंग है? तो जो कैप्टाफॉल है वो आपके फफूंदनाशी है। क्या है? किसका नाश करती है? फफूंदनाशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है। तो सर्वाधिक जैव विविधता आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, डीएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसका पूरा नाम है, और डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का जो आधार है वो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: द्विरज्जुक, मूल अनुक्रम की त्रुटियां, डीएनए प्रतिकृति, या डीएनए बहुरूपता। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का जो आधार है वो आपके हो जाएगा डीएनए बहुरूपता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम, जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं, मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिए, जेनेटिक्स के जो नियम दिए थे उनमें से कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? तो उन्होंने जो पहले पौधा यूज में लिया था वो आपके मटर के पौधे का लिया, मटर का पौधा यूज में लिया था। और अगर दूसरे नंबर बात करें तो उन्होंने आपके गेहूं का पौधा यूज में लिया था। ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? और आपके हर एग्जाम में ओजोन परत से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स से पूछा जाता है। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है और ओजोन मंडल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछा हुआ है। कितनी ऊंचाई पर है? तो वो आपके 2000 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ये भी आपके क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। और जो CO2 की मात्रा है वो आपके 0.03% होती है। बात करें कि नाइट्रोजन की कितनी होती है तो वो हो जाएगा आपके लगभग 78%। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 20.99 या 21% बोल सकते हैं, और लगभग 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसकी खोज की थी, और ये पेनिसिलिन आपके औषधि कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो आपके वो हो जाएगा कवक से प्राप्त की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में नाभिक किसने खोजा था? या डायरेक्टली अगर पूछ ले कि नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। और ये होता है आपके परमाणु का नाभिक, और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है। 4 नाम दिए हुए हैं कि उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं। तो जो बेकिंग सोडा बोला है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो जो बेकिंग सोडे का सूत्र होता है वो आपके NaHCO3 होता है। सोडियम
हाइड्रोजन और कार्बोनेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या इसको ये भी बोल सकते हो आप सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोल सकते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये आपके खाने का सोडा होता है। कौन सा सोडा होता है? खाने का सोडा होता है, और जो रोटी वगैरह फुलाने में सहायक होता है ये। और अगर बात करें कि अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? कितने तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग 118 तत्व की खोज हो चुकी है। आपके 118 के लगभग यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 100, क्योंकि 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 100 आपके करेक्ट हो जाएगा। और 118 तत्वों की लगभग खोज की जा चुकी है। और 118 में से अगर बात करें तो 91 आपके होती है धातु, और 20 है वो आपके हो जाएगा उपधातु, सॉरी अधातु हो जाएगा 20, और 7 हो जाएगा आपके क्या? उपधातु। ठीक है, ये हो जाएगा 118। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहा, निकल और क्रोमियम, लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये तीनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, कांसा या ड्यूरेलियम। तो जो आपके स्टेनलेस स्टील है उसके अंदर आपके फेरस, निकल और क्रोमियम, ये तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, उससे क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है। तो कोयले की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, 4 प्रकार के होते हैं। और कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर वो तो बोला जाता है कि जो सर्वाधिक बेस्ट क्वालिटी होगा उसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होगी। तो जो आपके एंथ्रासाइट है उसके अंदर कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। और सबसे कम कार्बन की बात करें तो वो आपके पीट में हो जाएगा। इसका जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस बोले या फिर ऐसे बोल सकते हैं नेचुरल गैस। कौन सी गैस? नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो आपके हो जाएगा मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें CNG की जो फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर जिसे बोल सकते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो मुख्य गैस है वो कौन सी हो जाएगी? आपके मैथेन हो जाएगी। अच्छा, अगर बात करें कि LPG में जो है, LPG जिसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसकी मुख्य गैस कौन सी होती है? तो उसमें आपके ब्यूटेन हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CNG में मुख्य गैस मैथेन होती है और LPG में आपके ब्यूटेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के खट्टेपन का कारण है। नींबू खट्टा होता है और नींबू के खट्टेपन का कारण क्या है ये पूछा जाता है कि उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो आपके सिट्रिक अम्ल होता है नींबू और नारंगी दोनों में। किस किस में? नींबू और नारंगी में। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप जानते ही हो, H2SO4 होता है, अम्लों का राजा जिसे बोलते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल होता है आपके टमाटर में। किस में होता है? टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल बात करें तो सिरके और अचार में होता है। किसके अंदर होता है? सिरके और अचार के अंदर होता है। ये आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में और तैयार हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं कलाव सर और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं गरुड़ परिवार में। चलिए शुरुआत करते हैं जीके के पेपर सोल्यूशन की। ये रहा अपना पहला सवाल, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, शिवाजी का जन्म हुआ था, वो हुआ था शिवनेर, ऑप्शन डी शिवनेर में। ठीक है, रायगढ़ में इनकी मृत्यु होती है। रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु होती है, जन्म होता है शिवनेर में। अगला सवाल देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय किस मुगल शासक का शासन था? प्लासी के युद्ध के समय किस मुगल शासक का शासन था? तो वो था आलमगीर द्वितीय। ये मुगल शासन था प्लासी के युद्ध के समय। अगला सवाल देखते हैं, माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी वो यही है, माजुली द्वीप। तो ये स्थित है असम राज्य में, ए राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान वो था अबुल फजल। हालांकि इन्होंने भी किया था अध्ययन, इन्होंने भी अध्ययन किया था। अपने पूछा पहला करने वाला, तो पहला करने वाला नाम मिलता है अबुल फजल का। ये लोग बाद में करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चार्ली चैपलिन था। चार्ली चैपलिन एक ब्रिटिश हास्य कलाकार था, ए राइट है। एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार यानी कॉमेडियन था चार्ली चैपलिन। अगला सवाल, भारत में लोक नायक की पदवी के साथ
कौन संबंधित है, यानी लोक नायक का जो पद है ना, जो उपनाम है वो किस व्यक्ति का है, तो ये उपनाम है वो है जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन है सी राइट, जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, ये जो लाला लाजपत राय इनको बोलते हैं पंजाब केसरी, इनको बोलते हैं पंजाब केसरी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय को बोलते हैं महामन्ना, महामन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है, तो संतरे के लिए विख्यात या संतरे किस शहर के फेमस है, वो है नागपुर के। ऑप्शन सी, नागपुर के संतरे बहुत बहुत मीठे होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी। ऑप्शन है ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस विषय में दिया गया था, तो वो है अपने साहित्य के क्षेत्र में। जो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार है ना, वो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। 1913 की बात है, 1913 की। किसको मिलता है, तो वो मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। और इनकी कौन सी पुस्तक या कौन सी कविता, तो वो है फेमस गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको मिलता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भौतिकी के अंदर भारत को पहला पुरस्कार मिलता है, वो मिलता है सीवी रमन को। पहला वैज्ञानिक भारत के भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है सीवी रमन को, इन्होंने दिया था रमन प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकारी आयोग संबंधित है, सरकारी आयोग किससे से संबंधित है, तो ये केंद्र और राज्य से संबंध रखता है। कौन सा, सरकारी आयोग। अगला सवाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा वो करेगा राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की क्या नियुक्ति करेगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी ये रीट वाला एग्जाम आया था। ये पंचायती राज विषय है किसका, समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का या राज्य सूची का। 3 सूची होती है हमारे पास में, तो ये किस सूची का विषय है, तो ये विषय है राज्य सूची का। अगला सवाल, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मेयर का मतलब होता है महापौर, इसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं महापौर। महापौर का मैंने आपसे पूछा कार्यकाल, तो वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का विवरण है, तो राजभाषा का विवरण किस भाग में मैंने पूछा है, तो वो भाग है 17। ठीक है, अगला सवाल और अंतिम सवाल हमारा, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कुल मिला के हमारे पास 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में जो भाषा है ना, भाषाओं का वर्णन दे रखा है 8वीं अनुसूची में, और उस अनुसूची के अंदर भी कौन सी भाषा इनमें से नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है। मैंने नहीं ये पूछा आपसे, तो अंग्रेजी यहाँ पर नहीं है। हिंदी उसके अंदर है, संस्कृत है और उर्दू भी है, लेकिन अंग्रेजी उसके अंदर नहीं है। तो साथियों, ये था मेरे द्वारा जीके का पेपर सोल्यूशन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद प्यारा साथियों।